आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अभी तक 2 लेक्चर हो चुका है और ये आपको मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम लोग आज 3rd पार्ट सोम का पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि आपका यूनिट्स के बारे में पढ़े थे। आज अब हम लोग आगे पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो कुछ टर्म है, उस टर्म का कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं आज। चलिए, जो अमाउंट ऑफ मैटर आपका प्रेजेंट रहेगा बॉडी में, उसी चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, मास कर देंगे। जितना मैटर आपका प्रेजेंट रहेगा बॉडी में, उसको हम लोग क्या कर देंगे, मास कर देंगे। तो अगर मास का कोई डिफिनेशन पूछा कि मास एक्चुअली होता क्या है, तो द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी इज नोन एज मास। जितना आपका मैटर प्रेजेंट रहेगा बॉडी में, उस चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, मास कर देंगे। अब नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। चलिए, अब हम लोग का नेक्स्ट जो है एक रिजिड बॉडी आता है। तो रिजिड बॉडी किसको कहते हैं कि ऐसा बॉडी जो आपका क्या होगा, इसका जो रिलेटिव मूवमेंट होगा वह आपका 2 पॉइंट के बीच में यानी नेग्लिजिबल होगा, मतलब किसी भी प्रकार का उसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं लेक्चर में कि रिजिड बॉडी होता क्या है। अब रिजिड बॉडी मान लीजिए कि ये आपका एक बॉडी है और इसमें अगर हम लोग एक 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट, दोनों का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, आपको जोड़ लगने के बाद भी ये जो बॉडी है इसका डिस्टेंस आपका कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये आपका 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो इस बॉडी को हम लोग क्या कर देंगे, रिजिड बॉडी कर देंगे। तो अभी तक हम लोग समझ लिए कि मास क्या होता है और रिजिड बॉडी क्या होता है। अब हम लोग आगे समझते हैं।
एस्थेटिक्स क्या होता है आपका कि जब हम लोग रिजिड बॉडी का रेस्ट कंडीशन में स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं एस्थेटिक्स कर देते हैं। यानी जब रेस्ट कंडीशन में हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको क्या कर देंगे एस्थेटिक्स कर देंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं। चलिए तो डायनेमिक क्या होता है कि जब आपका मोशन में हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको डायनेमिक कर देंगे, जब रेस्ट में स्टडी करेंगे तो उसको स्टैटिक्स कर देते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए फोर्स क्या होता है कि द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर, एक बॉडी क्या करता है दूसरा पे एक्शन करता है उसको फोर्स करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा फिंगर है, ये मेरा बोर्ड पे क्या कर रहा है एक्शन कर रहा है, यानी ये मेरा बोर्ड पे क्या कर रहा है फोर्स लगा रहा है, उसी चीज़ को फोर्स करते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि अगर एक बॉडी दूसरा बॉडी पे किसी प्रकार का एक्शन कर रहा है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं फोर्स कर देते हैं। और जो एक्शन होता है आपका दो कंडीशन से होता है, या तो आपका पुश के माध्यम से होगा या आपका पुल के माध्यम से होगा। तो पुश क्या होता है, पुश मतलब होता है धक्का देना। जैसे मान लीजिए एक मेरा का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं दोनों साइड से पुश कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेरा एक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कर रहे हैं दोनों साइड से पुल कर रहे हैं। यानी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका पुल हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो गया पुश हो गया। तो बात समझ में आएगा पुश क्या होता है पुल क्या होता है। इसमें आपको दोनों तरफ से खींचेंगे तो इसको पुल कहते हैं, और जब दोनों तरफ से इसको दबाएंगे तो इसको पुश कहते हैं। इसको हम लोग कंप्रेसिव हो गया। इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, इसमें आपका कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, और इसमें जो आपका फोर्स लगेगा वह आपका टेंसाइल फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गया कि कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, टेंसाइल फोर्स क्या होता है और फोर्स क्या होता है वो भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
देखिए अब वेट क्या होता है कि द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, उस चीज को हम लोग क्या कर देंगे, वेट कर देते हैं। यानी सेंटर ऑफ अर्थ जो आपका होता है, यानी जैसे मान लीजिए यह स्ट्रक्चर है, तो यह स्ट्रक्चर को अगर बेस मिल गया तो इसको मास कर देंगे, लेकिन यही आपका अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर गिर रहा है ऊपर से, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, वेट कर देते हैं। इसलिए जो वेट बराबर होता है आपका रो इंटू जी हो जाता है, और रो क्या होता है आपका मास बाई वॉल्यूम हो जाता है, रो को हम लोग डेंसिटी कहते हैं, और डेंसिटी क्या हो जाता है, मास बाई वॉल्यूम। तो जो वेट होता है वह आपका किसके टर्म में आ जाएगा, वह आपका आ जाएगा ग्रेविटेशनल के टर्म में। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, वेट कर देते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में आ रहा है तो उसको वेट कर देंगे, और अगर ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में नहीं आ रहा है तो उसको मास कर देंगे। यही आपका मास और वेट में डिफरेंस है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो फोर्स होता है, फोर्स का आपका यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, और यह कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम लोग जब 9th क्लास का जब पढ़ेंगे फिजिक्स, तो उसमें क्वांटिटी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सारा चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग 9th क्लास का स्टडी करेंगे फिजिक्स। तो अभी मेरा 10th क्लास का फिजिक्स चल रहा है, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं 10th क्लास का फिजिक्स। अभी फिलहाल हम लोग उसके बाद अब कुछ सेशन जब हो जाएगा फिजिक्स का 10th क्लास का, तब फिर 9th क्लास का लेक्चर डाला जाएगा। तो अभी हम लोग समझ गए कि फोर्स जो होता है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो आपका न्यूटन होता है, और जो फोर्स होता है वो आपका कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब सवाल उठता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, एक आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। बाकी हम लोग अभी समझ जाते हैं कि जो आपका फोर्स होता है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन इसका टू क्या हो जाएगा, फोर्स का डिफिनेशन आपका क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जब भी हम 1 न्यूटन समझेंगे तो 1 न्यूटन में आपका क्या हो जाएगा कि फोर्स को आपको लाना है 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन लाने के लिए इसको भी 1 लेना पड़ेगा और इसको भी आपका 1 लेना पड़ेगा। तो ये भी 1 हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 न्यूटन इसका टू क्या हो गया, 1 इंटू 1 हो गया। यानी आपका ये जो 1 न्यूटन है, इसमें आपका 1 kg का आपका क्या लग रहा है,
मास लग रहा है और साथ साथ आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगेगा। तो हम लोग कहने का मतलब है कि एक 1 न्यूटन फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसमें आपका 1 केजी मास का रिक्वायरमेंट और साथ साथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होगा ऑब्जेक्ट में। तो वह जो चीज़ हो जाएगा वह आपका क्या कहला जाएगा, 1 न्यूटन कहला जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। हाँ ना अब क्या है, फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जैसे आपको 5 किलो न्यूटन फोर्स पूछ सकते हैं, 10 किलो न्यूटन फोर्स पूछ सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अमाउंट। फिर डायरेक्शन, एक सर्टेन डायरेक्शन बोल दिए। जैसे मान लीजिए आपका ईस्ट की ओर इतना फोर्स लग रहा है, वेस्ट की ओर इतना फोर्स लग रहा है, तो एक सर्टेन डायरेक्शन भी आपको फोर्स में देना पड़ेगा। तो फोर्स में फिर आपका उसके बाद नेचर पता चलेगा कि आपका टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है। तो टेंसाइल में आपका पुल होता है, कंप्रेसिव में आपका पुश होता है। फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में फोर्स जो है किस पॉइंट पे लग रहा है वो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर फोर्स को हमको समझना है तो फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट है, आपको डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है, फोर्स का आपका नेचर का रिक्वायरमेंट है और साथ साथ आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए एक आपका ऑब्जेक्ट है, एक आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें मान लीजिए 5 किलो न्यूटन का बोल दिए, 5 किलो न्यूटन का आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है। यानी कहने का मतलब टेंसाइल में आपका इस तरह से हो जाएगा। तो 5 किलो न्यूटन आपका इधर लग रहा है और 5 किलो न्यूटन आपका इधर लग रहा है। तो 5-5 किलो न्यूटन का आपका लोड लग रहा है। तो इस तरह से अगर फोर्स को हमको अगर उसका कैरेक्टराइज करना है तो 4 चीज़ हमको समझना पड़ेगा। एक आपका मैग्नीट्यूड समझना पड़ेगा, एक आपका डायरेक्शन समझना पड़ेगा, एक आपका नेचर समझना पड़ेगा और एक आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझना पड़ेगा।
तो ये आपका टेंसाइल हो गया। अगर हम लोग को कंप्रेसिव बोल देगा तो कंप्रेसिव आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, यानी दबा रहा है, तो इसका मतलब कंप्रेसिव हो जाएगा। अभी अगर समझे फोर्स होता है क्या है, 1 न्यूटन क्या होता है, फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो चीज़ हम लोग समझ गए। अब हम लोग को समझना है कि फोर्स जब हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब आते हैं, समझते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या होता है कि जो फोर्स होता है आपका इम्पैक्ट करता है मोशन ऑफ बॉडी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर देंगे तो आपका मोशन क्या हो जाएगा, वो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, यानी आपका गति में हो जाएगा। और इट कैन इफेक्ट द मोशन ऑफ द विच इट एक्ट्स, यानी मोशन पे इफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए बॉडी दौड़ रहा है और दौड़ने के बाद उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम अचानक रुक जाएंगे। अब अगर रुके हुए हैं तो उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो अचानक क्या हो जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। तो ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ के हिसाब से भी हम लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टी। तो जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह बॉडी आपका क्या हो जाता है, मोशन कंडीशन में आ जाता है। चलिए दूसरा, force can accelerate motion if applied in the same direction of the motion or it can deregulate the motion of the body। अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर बॉडी में जो मोशन हो रहा है वह आपका क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में ही होगा। जैसे मान लीजिए बॉडी है और बॉडी इस डायरेक्शन में आपका रन कर रहा है तो फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, यह मोशन में आएगा।
इस डायरेक्शन में आपका मोशन में नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका मोशन में नहीं जाएगा। बॉडी आपका जब भी मोशन में जाएगा इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो वही कह रहा है कि फोर्स जब एक्सेलरेट करेंगे तब मोशन में, तो उसमें आपका सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन करेगा, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन जा रहा है उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, मोशन होगा। चलिए आप तीसरा पॉइंट हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो अब क्या होगा कि जो फोर्स होता है में रोटेट है बॉडी, तो फोर्स आपका क्या करेगा, बॉडी को रोटेट भी कर सकता है। मान लीजिए बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगा दिए इस तरह से, तो ये बॉडी मेरा क्या कर गया, रोटेट कर गया। तो जो फोर्स होगा आपका बॉडी को रोटेट भी कर जाएगा। फोर्स आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, जैसे समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, और फिर आपका समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो करने का मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए मेरा एक्स डायरेक्शन है तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, फिर आपका वाई डायरेक्शन तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो इस तरह से आपका क्या करता है कि जो फोर्स होता है वह इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करके रखता है। आगे कह रहा है कि एक्शन ऑफ फोर्स कैन पुश और पुल टाइप। तो जो आपका फोर्स का जो एक्शन होता है वह या तो पुश हो सकता है या आपका पुल हो सकता है। इट में प्रोड्यूस टेंशन और कंप्रेशन इन ए स्टेट मेंबर। तो यह आपको फोर्स जो है पुल और पुश हो सकता है। तो जब पुल होगा तो आपका टेंशन होगा, और जब आपका पुश होगा तो आपका कंप्रेशन होगा। तो जो पुल और पुश होता है वह आपका क्या करेगा, स्टेट मेंबर में अप्लाई होगा। आई कर फोर्स कैन बी ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इट कैन बी इनडायरेक्ट। तो जो फोर्स होगा वो आपका या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी हो सकता है या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से कैसे होगा और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से कैसे होगा। तो मान लीजिए मेरा फिंगर है और ये हम बोर्ड पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका सरफेस और मेरा फिंगर का सरफेस क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, यानी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कनेक्ट फोर्स हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं कि कागज का टुकड़ा गिरा लेते हैं
और जब हम लोग बाल झाड़ते हैं तेल लगा रहता है तो उसको जब हम लोग कंघी को क्या करते हैं ऊपर रखते हैं तो जो कागज का टुकड़ा होता है आपका क्या होने लगता है उसमें सटने लगता है। तो इस वो आपका क्या हो जाता है इनडायरेक्ट लगता है। तो जो फोर्स होगा आपको डायरेक्ट भी लगेगा और आपका इनडायरेक्ट भी लगेगा। तो अभी तक हम लोग फोर्स का इफेक्ट भी समझ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स का टाइप समझने का कोशिश करते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका टाइप ऑफ फोर्स। चलिए टाइप ऑफ फोर्स में पहला आपका है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा आपका है पॉइंट फोर्स, तीसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, चौथा आपका है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स, पांचवा आपका है एक्शन एंड रिएक्शन, छठा आपका है फ्रिक्शनल फोर्स, सातवां आपका है स्प्रिंग फोर्स, आठवां आपका है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स। तो ये सब आपका क्या है फोर्स का टाइप है। कौन कौन टाइप हुआ, एक कॉन्टेक्ट फोर्स हुआ, एक आपका पॉइंट फोर्स हुआ, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स हुआ, एक आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स हुआ, एक आपका एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हुआ, एक आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एक आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया और एक आपका टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे पूरा डिटेल से पढ़ने का कोशिश करेंगे। चलिए तो अब हम लोग पहला देंगे तो देखिए पहला आपका क्या है कांटेक्ट फोर्स। तो फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ बॉडीज उसको हम लोग क्या कर देंगे कांटेक्ट फोर्स कर देंगे। तो वैसा फोर्स जो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इस पर बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस बॉडी पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका सरफेस और मेरा सरफेस जो है उंगली का दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है कनेक्ट कर रहा है।
तो इस तरह से हम लोग जब दोनों बॉडी एक दूसरे को कनेक्ट करेगा तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कर देंगे। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है या तो पुल हम लोग करेंगे या हम लोग पुश करेंगे। तो कॉन्टैक्ट सरफेस आपका कितना तरह का होगा, दो तरह का होता है। दो तरह का आपका क्या हो जाता है, एक पुल टाइप हो जाता है और एक आपका किस टाइप का हो जाता है, पुश टाइप का हो जाता है। तब हम लोग पहली बात तो समझ गए कि जो मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस है वो मेरा दो तरह का है, एक मेरा पुल हो गया और एक मेरा पुश हो गया। आप चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखिए दूसरा मेरा क्या है, पॉइंट फोर्स है। तो पॉइंट फोर्स क्या होता है कि फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, वैसा फोर्स जो आपका एक पॉइंट पे एक्ट करेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, पॉइंट फोर्स कर देंगे। इट एक्ट्स ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया, वह आपका क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल एरिया में एक्ट करता है। वेरी स्मॉल एरिया कंपेयर टू टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के कंपेयर में आपका जो पॉइंट फोर्स होता है बहुत ही स्मॉल एरिया में करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, यानी एक पॉइंट पे आके ही मिल रहा है। तो यानी यह इसका एरिया जो है बहुत ही स्मॉल है। तो यह आपका फोर्स कैसा फोर्स कहला जाएगा, पॉइंट फोर्स कहला जाएगा। इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स भी कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि पॉइंट फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जब आपका बहुत ही स्मॉल एरिया कैप्चर करता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पॉइंट फोर्स कह देते हैं। और वह हमेशा एक पॉइंट पे एक्ट करता है, उसको हम लोग पॉइंट फोर्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं। देखिए अब पॉइंट फोर्स क्या था, आपका एक पॉइंट पे सिर्फ लग रहा था, लेकिन जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होगा वह आपका लार्ज एरिया कैप्चर करेगा।
तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स कर देंगे। व्हेन फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। जब आपका लार्ज एरिया में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपका पूरा लोड पूरा स्पान पे ये आपका लोड कैरी कर रहा है, तो ये आपका क्या कौन सा लोड हो जाता है, यूडीएल लोड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का भी दो टाइप होता है, एक आपका यूडीएल होता है और एक आपका यूवीएल होता है। यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड करने का मतलब पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जितना यहाँ लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा, उतना ही यहाँ लगेगा, उतना ही यहाँ लगेगा। तो यूडीएल आपका हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूवीएल हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो उसमें आपका क्या करेगा, वेरी करते रहेगा, लेकिन उसमें आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वही कहा जाएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है वो तो आपका दो तरह का होता है, एक आपका यूडीएल होता है, एक आपका यूवीएल होता है। तो ये जो लोड है, जब हम लोग एसएफडी बीएमडी पढ़ेंगे, सिंपली शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इस लोड का बहुत ही आपको यूज आएगा। उसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पॉइंट लोड, ये सारा कंडीशन को हम लोग को भली भांति वहाँ पे समझ के चलना होगा। तो बस अभी हम लोग इतना समझ के चलते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होता है वो आपका क्या होता है कि जब पूरा बॉडी पे, इंटायर बॉडी पे आपका फोर्स लगेगा तो उस फोर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स कर देते हैं। तो यह जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होता है आपका बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है, तो इसलिए इस चीज़ को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स करते हैं। और यह जो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा वह आपका क्या होगा, दो तरह से होगा, एक यूडीएल होगा और एक आपका यूवीएल हो गया। चलिए अब चौथा फोर्स देखते हैं। तो देखिए, तो आपका क्या होता है, एक एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स होता है। तो अब सवाल उठता है कि एक्सटर्नल फोर्स किसको कहेंगे और इंटरनल फोर्स किसको कहेंगे। तो द फोर्स इजेक्टेड बाय वेट ऑफ ए बॉडी, उसको हम लोग तो बॉडी के वेट के कारण जो फोर्स आपका लगेगा उस चीज को क्या कर देंगे, एक्सटर्नल फोर्स कर देंगे। द रेसिस्टेंस ऑफर टू रिटेन इट्स शेप इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। तो आपको जो शेप चेंज करने से बचाएगा उस चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरनल फोर्स कर देते हैं। तो ये बॉडी है, बॉडी का जो अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, आपका डिफॉर्म हो जाता है। पहले ही हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझ चुके थे क्या होता है। तो ये जो डिफॉर्म होने से जो बचाएगा
उसको आपको क्या कर देते हैं, इंटरनल फोर्स कर देते हैं। और जो इस पर वेट लग रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो आप समझ में आएगा कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है। तो ये जो मेरा बॉडी, ये जो मेरा फिंगर इस पर फोर्स लगा रहा है वो आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ये जो उसका जो अपना जो फोर्स हो गया, यानी इसका अंदर का जो फोर्स हो गया वो आपका क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। तो अब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स भी हम लोग का क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। As per Newton third law, whenever a body exerts force या action on other body, the other body, the other body the other body exerts similar force on the former body known as reaction. तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। देखिए अब हम लोग एक्शन एंड रिएक्शन को समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, तो जो एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, व्हेनेवर अ बॉडी exerts फोर्स यानी एक्शन, मैंने आ रहे हैं 10 मिनट में। तो एक्शन एंड रिएक्शन आपका क्या कहलाता है? तो एक्शन एंड रिएक्शन कहने का मतलब आपका यह है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ये जो फोर्स है इस बॉडी पे क्या लगा रहा है, आपका फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये जो चीज है इस बॉडी पे आपका फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये आपका एक्शन कर रहा है। और ये जो बॉडी है इस पे फोर्स लगा रहा है, तो वह आपका क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो दोनों आपका इक्वल फोर्स लगा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ये आपका इस पे एक्शन कर रहा है और ये आपका रिएक्शन कर रहा है। तो जो पहला बॉडी होगा वो आपका एक्शन करेगा और जो आपका दूसरा बॉडी होगा वो आपका रिएक्शन करेगा। समझ में आ गया एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है? फिर भी हम लोग फिजिक्स जब पढ़ेंगे चैप्टर 9 क्लास 9 का, तो उसमें पूरा डिटेल से बताया जाएगा न्यूटन का सब लॉ,
न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए एक्शन एंड रिएक्शन ये चीज़ होता है कि एक्शन करने का मतलब क्या होता है क्रिया, और रिएक्शन करने का मतलब क्या होता है प्रतिक्रिया। तो क्रिया क्या होता है कि मान लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी पर हम लोग फोर्स अप्लाई किया बॉडी पे, कोई भी बॉडी पे, तो वह क्रिया हो गया। जब बॉडी तुम आपका दोबारा उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, प्रतिक्रिया कर देते हैं, यानी रिएक्शन कर देते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए चलिए अब हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। तो जो आपका रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा स्लाइडिंग के समय, जैसे स्लाइड जैसे ही हो रहा है, जैसे ये दोनों स्लाइड कर रहा है, तो इसमें आपका जो रेसिस्टेंस रोक रहा है, आपको क्या कर रहा है, स्लाइड होने से जो रोक रहा है वो किसके कारण रोक रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण रोक रहा है। यानी यही चीज़ कर रहा है, रेसिस्टिंग फोर्स ऑफर ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ ए बॉडी बाय द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब हम लोग स्लाइड कर रहे हैं तो इस चीज़ में आपका क्या जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है। तो बात समझ में आ गया फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। दो और टाइप है फोर्स का, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे, फिर हम लोग आगे प्रोवाइड करेंगे।